नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आइए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं? नहीं। क्या ममता बनर्जी एक संभावना है और राजनीति संभावनाओं का खेल है? हाँ। क्या ममता के साथ सारा विपक्ष एक आ सकता है, एक साथ हो सकता है? नहीं। क्या ममता विपक्षी पार्टियों को प्रेरणा दे रही है लड़ने के लिए? हाँ। क्या कांग्रेस का सुर ममता के प्रति और विपक्षी एकता के प्रति थोड़ा नरम पड़ता जा रहा? हाँ। क्या बीजेपी के पास ममता की इस एकता रैली का या एकता अभियान का कोई तोड़ है? हाँ। क्या 2024 में कुछ चमत्कार हो सकता है? हाँ। क्या इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी? हाँ। क्या ममता जो कर रही है वो सही है? हाँ। क्या इस देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है? हाँ। क्या आपका प्रधानमंत्री कौन? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सवाल फिर हावी होगा। हाँ। क्या विपक्ष इसका तोड़ निकाल पाएगा? नहीं। अब इतने सारे हाँ और ना के बीच राजनीति कहां जाती हुई दिखती है, इसकी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबसे पहले मैंने पूछा था, क्या ममता बनर्जी अकेले प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकती हैं? मैं इसका जवाब था नहीं दे सकती। लेकिन कोई भी पार्टी आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरी पार्टी को चुनौती नहीं दे सकता अपने अकेले दम पर। कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी देखिए, असम में चुनाव लड़ती है तो कुछ रीजनल पार्टी के साथ रहती है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का सहारा मिलता है। नीतीश कुमार की सीटें उनके मुकाबले आधी के करीब आती हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बना देती है। उत्तर प्रदेश में अपना दल हो या कुछ और छोटी पार्टियों हो, उनका साथ लेती है। उनके नेताओं को केंद्र में मंत्री भी बनाया जाता है। तो जब बीजेपी ये सब कर सकती है, जो सत्ता में है और सत्ता में अभी कई साल और रह सकती है, ऐसी संभावना हर कोई व्यक्त कर रहा है, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं कर सकता जो केंद्र में सत्ता में नहीं है? पिछले 10 साल हो ही जाएंगे, अगला चुनाव जब होगा तब तक वो सत्ता में नहीं रहेगी। इसमें एक बड़ी भूमिका कांग्रेस की इस रूप में है कि कांग्रेस क्या नरम रुख अपनाएगी, कांग्रेस क्या इसे स्वीकार करेगी कि विपक्ष को पहले एक होने दो, उसके बाद चीजें देखते हैं, हमको धुरी नहीं बनना, अभी ममता धुरी बनी रहे। और ममता जिस ढंग से आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रही है, वैसी बैटिंग तो विपक्षी पार्टियां यहाँ कांग्रेस भी नहीं कर रही। पैगासस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कमेटी बननी चाहिए, जेपीसी की मांग होनी चाहिए, पूरा विपक्ष ये कह रहा है। लेकिन ममता ने इससे आगे जाकर एक तोड़ निकाला। 2 जजों की सदारत में एक नियुक्ति कर दी, एक आयोग बना दिया कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, जो देश में किसी भी व्यक्ति को जो कहीं भी है उनको सम्मन भी कर सकता है। ये अधिकार भी उसे मिले हुए हैं। और अगर जो व्यक्ति को वो सम्मन करते हैं वो सहयोग नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात भी कर सकता है। यहाँ तक इतने अधिकार हैं, तो क्या ये तोड़ और पार्टियां नहीं निकाल सकती? क्या और जगह और राज्यों में भी जहां जहां पैगासस से वो राज्य प्रभावित हुए हैं या उनके नागरिकों की निजता का जो अधिकार है संविधान के तहत दिया गया वो प्रभावित हुआ है, तो उसको एक बहाना बनाकर क्या वो आयोग का गठन कर केंद्र पर दबाव नहीं डाल सकते? जब ममता ऐसा कर सकती हैं तो दूसरी पार्टियां क्यों नहीं कर सकती? ये एक बड़ा सवाल है। ममता से मिलने के लिए आनंद शर्मा कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, कमलनाथ जा रहे हैं और भूमिका तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। इसके साइड इफेक्ट इस रूप में भी दिख रहे हैं कि राहुल गांधी जो आमतौर पर अपने नेताओं पर संसद में फ्लोर मैनेजमेंट का काम छोड़ देते थे, विपक्ष को एक करने का काम छोड़ देते थे, अब खुद वो फ्रंट लाइन में आ रहे हैं। बैठक उन्होंने कल की और विपक्षी दलों के साथ बैठे, फिर कहा कि एक साथ सब कुछ करना है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक साइड इफेक्ट है, क्या ममता के कारण है, ममता की राजनीति से प्रेरित होकर है, और क्या ये यहीं तक रहेगा, ये और आगे बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर आप बीजेपी से अकेले लड़ नहीं सकते,
आधे अधूरे विपक्ष के साथ भी नहीं लड़ सकते, ये अपने आप में सच्चाई है। लेकिन आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक नई रणनीति बना सकते हैं, उस रणनीति पर अमल कर सकते हैं। उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा ये आगे देखने की बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप ज़रूर सामने लाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि 543 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें माना जाता है कि बीजेपी 375-380 सीटों पर ही दखल रखती है। इन 375 सीटों में से भी 200 सीटें ऐसी हैं जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मुकाबला है, जहां पर बीजेपी के पक्ष में स्ट्राइक रेट 85%, 90% तक रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी क्या ये नहीं बनाई जा सकती कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए कि इन 200 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करे और कोई भी रीजनल पार्टी बीच में ना आए। इसी तरह जहां रीजनल पार्टीज मजबूत हैं और जहां कांग्रेस का बहुत लेना देना नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं रह गया है, जैसे तमिलनाडु में कांग्रेस का कुछ खास लेना देना नहीं है, तेलंगाना या की बात करें या आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहा। इवन यहाँ तक हम बात करें कि उड़ीसा में भी उस रूप में भूमिका में नहीं है। तो ऐसी जगह क्या कांग्रेस ये कर सकती है कि वो हाशिए पर चले जाए और रीजनल पार्टीज को, जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी हैं, जैसे ममता है, डीएमके है, झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इसी तरह लालू की पार्टी बिहार में है। इन लोगों को आगे आने दे, इन लोगों को मौका दे और ये ढंग से चुनाव लड़ सकें। एक बड़ा सवाल उठता है कि तैयारी इसकी जब करनी है तो कुछ अभ्यास मैच भी तो हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस मैच भी तो हो जाना चाहिए। तो प्रैक्टिस मैच के लिए कब तक, कहाँ तक इंतजार करना पड़ेगा, या सीधे आप फाइनल खेलने 2024 में चले जाएंगे? प्रैक्टिस मैच अच्छा वाला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। पंजाब में कोई रीजनल पार्टी चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में या फिर अकाली दल जो है उनके बीच में, चलिए अकाली नहीं मान रहे तो एक मुकाबला होने दे। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो, वहाँ बीएसपी नहीं आनी चाहिए। मैदानी इलाकों में बीएसपी कुछ परसेंटेज वोट ले जाती है, कुछ सीटें ले जाती हैं और कुछ सीटों पर कांग्रेस को हरवा देती है। छोटी सी विधानसभा है, उसी में खेल ऊपर नीचे हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये संभव है कि मायावती और अखिलेश और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, या कोई फ्रेंडली मैच हो, या आपस में रणनीति हो कि कुछ सीटें हम तुम्हारे लिए यहाँ छोड़ देते हैं, कुछ सीटें हमारे लिए यहाँ छोड़ दो, ऐसा कुछ माहौल बन सकता है? तो बड़े सवाल हैं ये जो निकल कर सामने आ रहे हैं। गुजरात का चुनाव भी अगले साल है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। पिछली बार कांग्रेस ने बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा था और बीजेपी को 100 के नीचे धकेल दिया था। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही अगर मुकाबला होता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। तो क्या वहाँ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, ये सोचना चाहिए। दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें जब बीजेपी जीत गई, केजरीवाल हार गए, तो केजरीवाल ने कमेंट किया था, मुझे पहले मालूम होता ये स्थिति है तो हम कांग्रेस के लिए ही सीटें छोड़ देते या कांग्रेस के साथ तालमेल बना लेते। अब तो अब पता लग गया भाई साहब, क्या अब इस पर कोई काम हो सकता है? कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार होती दिख रही है, क्योंकि पहला लक्ष्य तो यही है कि कैसे न कैसे बीजेपी को सत्ता से हटाना है, बाकी चीजें बाद में देख ली जाएंगी। ये भी एक रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अगर हिंदुत्व के नाम पर, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर और कथित रूप का जो विकास है उसके नाम पर चुनाव लड़ती है, तो क्या विपक्ष एक हो सकता है कि पैगासस के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, महंगाई के नाम पर, कोरोना काल में जो गड़बड़ियां हुई उसके नाम पर और बीजेपी के जो कथित विकास की पोल खोलने के नाम पर क्या चुनाव लड़ सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर आप बीजेपी के ट्रैप में फंस जाओगे, फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा। क्या ओवैसी को कंट्रोल में किया जा सकता है, नियंत्रण में रखा जा सकता है? क्योंकि ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे होते हैं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है, या नहीं वो करते अपनी तरफ से, लेकिन एक परसेप्शन बना दिया गया, एक छवि ऐसी बना दी गई है जिसका फायदा बीजेपी उठा लेती है। तो ये कुछ चंद सवाल हैं मेरे दिमाग में आए, मुझे लगा आपसे चर्चा करनी चाहिए। इसका सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।